जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 18 और बार है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट, दिन भर की तमाम खबरें, क्या कुछ घटित हुआ भरतपुर संभाग में, करौली हो, धौलपुर हो, सवाई माधोपुर हो, इन जिलों में क्या कुछ नई घटनाएं हुई हैं, क्या कुछ आज दिन भर का पूरा जो मामला है वो मैं अनछुए पहलू में आपके लिए रोज़ लेकर के आता हूँ। आज की खबरों की शुरुआत मैं करूँगा सबसे पहले हमारे राजस्थान का जो ताज है और हमारे दिलों की जो धड़कन है, हमारा शहर जयपुर, उसका आज 293वां जन्मदिन है, यानी आज उसका स्थापना दिवस है। और हिंदुस्तान का पेरिस कहा जाता है साहब जयपुर को, खूबसूरती के मामले में, बसावट के मामले में और सुंदरता के मामले में। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जयपुर के इतिहास को अगर खंगाला जाए तो बहुत सारी ऐसी गाथाएं और कथाएं हैं जो जयपुर से जुड़ी हुई है और वो कहीं ना कहीं हम सबको गौरवान्वित करती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी, हमको भी, कि हमने अपने जयपुर शहर को बनते और बिगड़ते देखा है, इसका हर रूप हमने देखा है, हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है और इसकी हर दीवार पर एक राजस्थान के बनने की कहानी लिखी हुई है। तो जयपुर का स्थापना दिवस है आज और 293वां जन्मदिन है जयपुर का। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और बड़े लेवल की कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। देखिए, आज एक खबर थी जिसने सबको चौंकाया और वो खबर ये थी कि अब राजस्थान में स्कूल और कॉलेज अभी 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। यानी कि पहले जिन स्कूल और कॉलेजों को 16 नवंबर या 17 नवंबर से राजस्थान सरकार खोलने वाली थी, उनको लेकर के नई गाइडलाइन आई कि अभी ये 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। बड़ा आक्रोश जताया लोगों ने भी। लोगों का ये कहना था साहब क्यों बंद रह रहे हैं स्कूल, इनको कब खोला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हरियाणा से चौंकाने वाली खबर ये आई है। हरियाणा में और पंजाब में अभी ही कुछ समय पहले स्कूलों को खोला गया था और खोलते ही वहाँ से रिजल्ट ये निकल करके सामने आया कि आज वहाँ 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 11 से ज़्यादा टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी स्कूलों को खोलते ही एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा हरियाणा सरकार को और हरियाणा सरकार ने आगामी आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। क्यों कि ये निश्चित बात है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी बहुत चिंतित नज़र आ रही है। सर नमस्कार। कल भी हमने आपको ये बताया था कि शायद दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो सकता है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो। सर कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? 150 लोगों के खिलाफ। एक बात करो, लाइन में लो। बजरंगा प्रधान जी के नेतृत्व में 150 लोगों के, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सड़क जाम करने को लेकर के। सर बिल्कुल बिल्कुल, तो रास्ता अवरुद्ध को लेकर के और 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और ये हमारे साथ थे पीलोदा थाने के इंचार्ज योगेंद्र जी। इस खबर को पूरी विस्तार से हम बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद में अभी कि क्या कुछ मामला है। ये वही छोटी उदय से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। तो हम जो चल रहे थे वो इस पर चल रहे थे कि हरियाणा में स्कूल खुलते ही बड़ा विस्फोट हुआ है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 72 से ज़्यादा बच्चे। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के डरते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला लिया एहतियातन कि अभी राजस्थान में स्कूल और कॉलेज खोलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश का मौसम चल रहा है, घने बादल छाए हुए हैं, वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा है और सर्दी बहुत तेज़ी से। गंगापुर शहर की अगर आप बात करें तो आज दिन भर लोगों को धुजाया है सर्दी ने। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये बड़ी खबर थी जिसने हमको आकर्षित किया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने भी आज कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के चिंता व्यक्त की है। शाम को सीएमआर में जो है मीटिंग ली उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों के साथ में और विशेषज्ञों के साथ में कि किस तरह राजस्थान को दूसरी लहर से बचाया जा सके, क्योंकि डर है कहीं ना कहीं कि हो सकता है कोरोना फिर दस्तक दे और कहीं ऐसी स्थिति फिर से ना हो जाए कि हमें लॉकडाउन फिर लगाना पड़े। और देखिए, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की या सरकार की नहीं बनती, इसमें लोगों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। लोग जब लॉकडाउन में घरों में पड़े रहे या रुके रहे तो कोरोना का कहर कम था, रुक गया उसका जो संक्रमण था वो। और अब अगर लोग इसी तरह बेपरवाह होकर के घूमेंगे, लापरवाह होकर के घूमेंगे, तो फिर आप कोरोना को रोक नहीं पाएंगे।
तो सरकार के माथे पर भी बल है इसको लेकर के। चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है कि सरकार बिल्कुल कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। हालांकि ये भी सही बात है कि एजुकेशन सेक्टर में लगातार सेशन ख़त्म होता जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई लगभग 60 से 70% तक फिनिश हो चुकी है। आधा सत्र जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं चल रहा। ऑनलाइन पढ़ाई की अगर आप बात करें तो वो संभव है ही नहीं साहब, पहले से सिरे से ही खारिज कर दिया इसको, तो अभिभावकों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी और स्कूलों ने भी। तो कुल मिलाकर के ये है, CMR में इसकी लगातार बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री गहलोत इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें आज की। तो जाट समाज के नेताओं ने आज पथेना में महापंचायत की। ये कल ही हमने आपको बता दिया था, 18 नवंबर उनकी डेट थी कि एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और भरतपुर के पथेना में इस महापंचायत का आयोजन किया गया। जाट नेता तो अशोक सिंह ने केंद्र में आरक्षण की मांग की है। 3 सूत्रीय मांगों को उन्होंने सरकार के सामने रखा है, केंद्र सरकार के सामने, और आगे 5 जगहों पर भी महापंचायत का आयोजन अब किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसान नेता नेम सिंह फौजदार ने कहा है कि आने वाले समय में अगर ये 3 सूत्रीय मांगें नहीं मानी गई तो बहुत जल्दी राजस्थान में रेल सेवाओं को और सड़क में जो परिवहन सेवाएं हैं उनके रास्तों को जाम कर दिया जाएगा। यानी अब राजस्थान में एक और नए आंदोलन की सुगबगाहट सुनाई देने लगी है और जाट आंदोलन है। और जाटों ने भी अब ताल ठोक दी है कि हमें भी हमारे अधिकार मिले और 2017 से जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। प्रदेश भरतपुर से दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूं कि प्रदेश सरकार के 4 मंत्री आज भरतपुर दौरे पर रहे। हालांकि इसके पीछे दूसरी वजह भी थी। PCC चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री ममता भूपेश, लालचंद कटारिया जो कृषि मंत्री हैं वो रहे। इसके अलावा राजेंद्र यादव ये मंत्री आज भरतपुर के दौरे पर रहे। और इसके पीछे एक वजह और थी कि मंत्री सुभाष गर्ग की माताजी का निधन हो गया था और ये लोग वहाँ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने भी गए थे। उनके चित्रपट पर पुष्प अर्पित करके और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई इनके द्वारा। और भरतपुर के दौरे पर रहे काबीना के 4 प्रमुख मंत्री आज। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। अब धौलपुर में भी कोविड-19 की जांच हो सकेगी। ये बहुत बड़ी राहत मिली है सर, कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको लेकर के। पहले जांच के सैंपल लेने के बाद में फिर उनको जयपुर भेजा जाता था, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती थी, लंबा वक्त जो है वो ज़ाया होता था, इंतज़ार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय में ये सुविधा शुरू कर दी गई है और जोधपुर एम्स के द्वारा ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और अब कोविड-19 की जाँच धौलपुर में जिला मुख्यालय पर हो जाया करेगी। दूसरी खबर धौलपुर से ये है कि दीपावली पर जुए में पैसे हारने के कारण एक 24 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली और उसने काफ़ी पैसा इस जुए में लगाने के लिए उधार ले लिया था ग्रामीणों से। जयपुर में रह करके और परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था ये युवक। अभी हाल ही में पुलिस भर्ती जो परीक्षा थी उसमें भी एग्ज़ाम दी थी और दीपावली पर अपने घर आया था। और दीपावली पर जब इसने जुआ खेला तो बहुत सारा कर्जा इस पर हो गया और उसके बाद इसने फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज करके और जाँच शुरू कर दी है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं। भरतपुर के संभागीय आयुक्त PC बोरवाल जी वो 26 नवंबर को करौली जिले के दौरे पर रहेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में वो जितने भी विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे, क्या कुछ प्रोग्रेस है इसकी जानकारी वो लेंगे करौली में 26 नवंबर को। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से आज बहुत कुछ खबरें हैं और लंबे समय बाद वहाँ से खबरें भेजी हमारे संवाददाता ने। मलाला डूंगर थाना क्षेत्र के गांव बहतेड़ में आज आपसी रंजिश को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ और जम करके धारदार हथियार चले दोनों पक्षों की तरफ से, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पुलिस वहां पहुंची और मलाला डूंगर थाना प्रभारी जो है राकेश यादव वो वहां पहुंचे, समझाइश करवा करके जैसे तैसे मामला शांत करवाया। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया सामान्य चिकित्सालय में, लेकिन वहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद जो महिला के परिजन थे उन्होंने शव को थाने में रख करके, और समाचार जब तक हमारे पास आए तब तक उनका प्रदर्शन चल रहा था। तो ये बहतेड़ से एक खबर थी कि खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई। माधोपुर से दूसरी खबर, मोरेल बांध की मुख्य नहर और पूर्वी नहर को किसानों को सिंचाई के लिए 25 नवंबर को खोल दिया जाएगा। तो बहुत सारे किसानों को इससे राहत मिलने वाली है क्योंकि अब रबी की फसल है, उसके पानी की आवश्यकता है। तो मोरेल बांध जो है वहाँ से अब पानी की निकासी होगी नहरों के माध्यम से
और कलेक्टर की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई और उसमें दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया, मरालना एसडीएम रघुनाथ खटीक, लालसोट एसडीएम गोपाल जांगिड़ आदि शामिल हुए। और विचार विमर्श के बाद में ये फैसला किया गया कि 25 नवंबर से जो मोरेल बांध की मुख्य नहर है और पूर्वी नहर है उसको खोल दिया जाएगा किसानों के लिए। और बताया जा रहा है कि उसमें इतनी क्षमता है कि 15 से 20 दिन तक लगातार नहरों में पानी छोड़ा जा सकता है। इतनी भराव क्षमता भी है और इतना पानी भी है। अभी जिला कलेक्टर ने आज मीटिंग ली कलेक्टर सभागार में और कुछ बातों को लेकर के उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना था कि इन दिनों एक अफवाह बड़ी फैल रही है साहब कि गाँवों में कोरोना नहीं फैल सकता, तो ये गलत फहमी है। इस अफवाह में ना रहे, इस गलत फहमी में ना रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना फैल सकता है। अब शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है तो मेडिकल गाइडलाइन का पालन करें और कम से कम लोग शादियों में शामिल हों। 100 की बजाय 50 लोग ही जाएं। मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़र का इनका प्रयोग ज़रूर करें। और उन्होंने एक बात और कही कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो गमछा उपयोग में ले रहे हैं मास्क की जगह, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और सबसे ज़्यादा गलतफहमी है आपको कि गमछा है तो वो मास्क का काम कर रहा है। जिला कलेक्टर महोदय का ये कहना था कि गमछा एक जैसा ही रहता है दोनों साइड से, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने इसको कहाँ से और किस तरह यूज़ किया है और आप बार बार उसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विशेषकर ये सावधानी बरतने के लिए कहा है कि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है तो मेडिकल एडवाइजरी का पालन ज़रूर करें और आपकी सुरक्षा अपने हाथ है, तो इसमें कोई लापरवाही या कोताही ना बरतें। इसको लेकर के आज उन्होंने बैठक ली। नगर परिषद चुनावों को लेकर के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उसकी डेट फिक्स कर दी गई है, क्योंकि 2 नगर परिषद है सवाई माधोपुर में। अगर देखा जाए तो गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर दोनों में 60-60 वार्ड हैं और 11 दिसंबर को चुनाव होंगे, 13 दिसंबर को परिणाम आएगा, 23 तारीख से नामांकन भरे जाएंगे। यानी 20 से 21 तारीख तक जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने टिकट के जो पत्ते हैं वो खोल देगी और कि रण में कौन रणबांखुरा उतरेगा ये भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण को लेकर के गुरुवार को तो जो मास्टर ट्रेनर है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और 2 से 3 दिसंबर तक पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 8 दिसंबर को जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के बाद में और प्रशिक्षण दे करके और इनको अपने अपने बूथों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो पूरी गाइडलाइन है वो भी आज जारी कर दी गई है कि नगर परिषद के चुनावों को लेकर के क्या तैयारियां हैं जिला महकमे की। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन दिनों सवाई माधोपुर प्रवास पर हैं, लगातार रणथंभौर अभयारण्य का जो है लुत्फ वो उठा रही हैं। आज अपने परिवार के साथ में वो शिवाड़ कस्बे में घुश्मेश्वर जो महादेव मंदिर है उनके उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ पूरे परिवार के साथ वो वहाँ गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया था और आज उन्होंने वहाँ के दर्शन किए और उसके बाद वो वापस रणथंभौर लौट आई। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जो हमारे संवाददाताओं ने भेजी है और नादोती से खबर भेजी है राजेश अवस्थी ने और उन्होंने भेजा है कि अभी वहाँ नवनियुक्त थानाधिकारी आए हैं बीर सिंह। इससे पहले राम खिलाड़ी जी थे, उनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया और अब बीर सिंह जी ने वहाँ चार्ज संभाल लिया है नए थानाधिकारी के रूप में। आज CLG की उन्होंने बैठक ली और बैठक में CLG सदस्यों से वार्तालाप करके और अपराधों की जो समीक्षा की। ज़्यादातर सदस्यों का कहना था कि साहब एक तो नशे का कारोबार और एक चोरी की घटनाएं नांदोती क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। इस पर थानाधिकारी बीर सिंह ने कहा कि बिल्कुल मेरी प्राथमिकता में है, एक तो नशे का कारोबार जो है उस पर और एक चोरी जो है इन पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए उन्होंने टीमों का गठन कर दिया है और अब इस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि नांदोती के अच्छे दिन आएंगे और अपराध से मुक्त होगा नांदोती क्षेत्र। वजीरपुर महेंद्र शर्मा वहाँ के जो संवाददाता है उन्होंने खबर भेजी है कि इन दिनों सबसे बुरा हाल है बैंक ऑफ बड़ौदा वजीरपुर की शाखा का। वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है, काम में ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ज़्यादातर कर्मचारी हैं जो या तो अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या फिर आपसी गुफ्तगू में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर के जनता की कम सुनी जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा वजीरपुर में। हालांकि मैंने उनसे कहा है कि जो वहाँ के मैनेजर हैं उनके आप नंबर मुझे दीजिए ताकि हम आज उनको लाइव ज़रूर जोड़ते। तो अगर वजीरपुर में ऐसा है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो वहाँ के जो BM हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें। जनता बहुत उम्मीदें लेकर के बैंकों में आती है और अगर आपका व्यवहार सही नहीं होगा, आप जनता के काम नहीं करेंगे तो जनता को कहीं ना कहीं दुख भी होता है और क्षुब्ध नज़र आती है जनता। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा वजीरपुर का मामला था। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, यानी हमारे शहर की क्या कुछ हलचल हैं और बड़ी खबरें हैं। शहर में जाम की स्थिति अब आम हो चुकी है। आज दिन में जब मैं बाज़ार में निकला तो मैंने देखा
कहीं भी मुझे एक तो पुलिस का कोई जवान या होमगार्ड का कोई जवान नज़र नहीं आया। स्पेशली जहाँ सबसे ज़्यादा जाम लगने की स्थिति होती है फव्वारे चौक पर। ट्रैफिक बेहताशा गंगापुर शहर में बढ़ता जा रहा है। आवाजाही और बाज़ारों में भीड़ जो है लोगों की वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी नहीं था। और आपको मैं बता दूं, कोर्ट में खाज का सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो है टेम्पू। जी हाँ, इतने टेम्पू शहर में अब दौड़ रहे हैं साहब। और फव्वारे का जो जाल लगा हुआ ना, जहाँ एंट्रेंस है मेन, वहाँ पर तो वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं साहब सवारियाँ भरने के लिए, हटते नहीं है टेम्पू वाले। और अजय जी, टेम्पो वाले के लिए कोई नियम कायदे कोई है ही नहीं है। नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई भी कहीं भी जाके खड़ा बिल्कुल। और इनसे कहते हैं ना तो ये लोग अकड़ने को तैयार रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। हमारी निवेदन है, आज मैंने एएसपी साहब को भी तुरंत डाल दिया था ये कि साहब, एक तो पुरानी अनाज मंडी में जो कुछ दुकानदार हैं ना, जिन्होंने बिल्कुल बेशर्मी धारण कर रखी है और आधी से ज़्यादा सड़क को कवर कर रखा है अतिक्रमण करके, एक तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और एक बेहताशा जो वाहन दौड़ रहे हैं और टेम्पू जो दौड़ रहे हैं, इनको भी कंट्रोल किया जाए साहब। ऑड इवन फार्मूला एक बार सुझाया था एसीएम मुनिदेव जी ने कि अगर हो सके तो गंगापुर में इसको इजाद कर दिया जाए तो, और पुलिस की व्यवस्था की जाए। तो कुल मिला करके अजय जी, बड़ी खबर सुनाई जाए लोगों को। बिल्कुल, वो आने वाली है, उसको भी मैं सुनाऊंगा। एक हमारे दर्शक ने आज मुझे खबर डाली थी कि साहब, गांधी जो इस देश के राष्ट्रपिता जिनको सम्मान दिया जाता है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है स्टेशन रोड बजरिया पर, सर्किट हाउस के सामने, डाक बंगले के सामने। सिर्फ 2 अक्टूबर को ही गांधी जी को याद किया जाता है। उसी दिन उनकी माला बदली जाती है, उसी दिन उनकी सफाई होती है, धुलाई होती है उनकी मूर्ति की। और उसके बाद आज हमारे एक दर्शक ने हमें फ़ोटो भेजा था कि उनके चेहरे पर जो मास्क लगाया था ना साहब, वो भी गंदा हो चुका है, काला पड़ चुका है। मगर 2 अक्टूबर के बाद से अब तक उस मास्क को तक नहीं बदला गया है। और जो माला उनके गर्दन में, उनके गले में डाली गई थी, वो भी सूख करके और झड़ चुकी है। लेकिन इसके बाद 2 अक्टूबर के बाद किसी ने गांधी जी की प्रतिमा पर ध्यान ही नहीं दिया। तो जिन दर्शकों ने भेजी है उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के लिए ठीक है, प्रशासन तो जिम्मेदार है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप लोग आते जाते अगर किसी को भी वो ऐसी चीज़ें नज़र आती है तो उसमें हमारा भी अलग से कुछ नहीं लग रहा साहब। एक कपड़ा लीजिए या कुछ पानी लेकर के, और हम भी उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को खूबसूरत बना सकते हैं, उसकी धुलाई कर सकते हैं। के मामले में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार से। जितनी भी मूर्तियाँ लगी गई हैं उनमें छतरी नहीं लगाई गई है। इसके कारण ज़्यादातर जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई है महापुरुषों की, उनको ज़्यादातर कबूतर इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात है। लेकिन निवेदन है उन पर छतरी लगाई जाए जिससे उन पर कबूतर ये बीट ना करें। नहीं, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ें हमारे दर्शकों को भी नज़र आती है तो जितना हो सकता है उतना आप भी कर दें, उसमें हमारा भी कोई ना कोई फ़र्ज़ और योगदान ज़रूर बनता है। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। देखिए, 2 दिन से हम आपको लगातार छोटी उदयी में जो बीकेएस मीणा हत्याकांड था उसको दिखाते आ रहे हैं। लाइव हमने पल पल की अपडेट वहाँ से दिखाई, और कल शाम को 7 बजे जाकर के उस पूरी कहानी का पटाक्षेप हुआ। पीड़ित परिवार की जो मांगें थी उनको प्रशासन ने जैसे तैसे करके स्वीकार कर लिया, मांगें मान ली गई। और आज बीकेएस मीणा का शव राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। उस समय गंगापुर सिटी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी यहाँ मौजूद रहे, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना, बामनवास के जो तेज कुमार पाठक जी हैं डिप्टी साहब, वो यहाँ मौजूद रहे। और डॉक्टरों की एक टीम ने पोस्टमार्टम किया बीकेएस मीणा का। उसकी कनपटी पे बाईं ओर बुलेट फंसी हुई थी जिसको निकाली गई और उस बुलेट को भेज दिया गया प्रयोगशाला में जांच के लिए। और उसके बाद जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया ताकि आज उसका दाह संस्कार हो सके। लेकिन वहीं इस पूरी घटना में चौंकाने वाली कुछ चीज़ें और सामने आई साहब। हमारे पास ये खबर आई कि जिन लोगों ने सड़क जाम की थी, ऐसे 150 से 200 लोगों के खिलाफ भी पीलौदा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि कल जब प्रशासन से बात हुई थी तो ये साफ साफ कहा गया था कि एक तो सड़क जाम करने को लेकर के और एक ट्रैक जाम करने को लेकर के किसी भी व्यक्ति पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। और राजा जी, जो नेता ने भाग लिया था, पूर्व जिला पंकीलाल जी ने ये घोषणा की थी, आके लोगों को बताया था कि इस मामले में सड़क का और हमारा नेता उनसे अधिकारियों से बात हो चुकी है, इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, कल खुल के ये बात कही गई थी। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी जो है सांसद, उन्होंने भी ये सबसे प्रमुखता से ये मांग रखी थी कि किसी पर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। जबकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जीआरपी थाने के जो थाना प्रभारी राजवीर सिंह जी, उनका कहना है कि जिन्होंने ट्रैक जाम किया था
उनके भी वीडियो देखे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, और जिन्होंने ट्रैक जाम किया था उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं रेलवे विभाग जो है वो मुकदमे दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। अब ये थोड़ी सी दोगली नीति मुझे नजर आई। एक तो जीआरपी थाना तक कर ही रहा है और पिलोदा थाने अंदर मुकदमा दर्ज कर ही लिया है। हाँ, 150 से 200 लोगों के खिलाफ बजरंग सिंह के मुखिया बना करके मुख्य आरोपी पूर्व प्रधान है बजरंगा जी, उनके नेतृत्व में कल 200 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन एक बात बताइए, कल हमारे सामने तो ये आई थी कि साहब वो पूरा जो थाना है उसको हटा दिया गया है, पिलोदा थाने को। अब कितना उसको बातों पर अमल किया जाएगा ये तो प्रशासनिक अधिकारी जाने। तो कहानी में कुछ और नई चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रशासन की, देखिए अच्छा जी, अभी आपने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बात की थी इस मामले में मुकदमा दर्ज के बारे में क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी अभी हिमांशु जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे द्वारा तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, यानी किसी थाने के द्वारा, लेकिन शायद जीआरपी के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ये उनकी कार्रवाई है। यानी शायद हिमांशु जी को भी ये पता नहीं है कि पिलोदा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है सड़क जाम करने को लेकर के। अच्छा जी, वो पूरे इंचार्ज हैं इनके खिलाफ। बिल्कुल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं वो, उनके बिना तो मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता। और जबकि हमने जब अभी हिमांशु जी से बात की थी तो उनका कहना था कि नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि सड़क जाम को लेकर के कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि पिलोदा थाने के जो प्रभारी हैं उनसे अभी हमने आपकी ऑनलाइन लाइव बात करवाई थी और योगेंद्र जी से, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल 150 से 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सड़क जाम को लेकर के। कमाल करते हो साहब, इन लोगों के खिलाफ तो आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन जो 3 FIR आपको पीड़ित परिवार ने पहले दी थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उस पर कार्रवाई कर लेते तो किसी परिवार को अपना चिराग नहीं खोना पड़ता। साहब, दोहरी नीति मत अपनाओ। कल जब कह दिया था कि मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, उसके बाद क्या साबित करना चाहते हो आप कि पुलिस कितनी सजग है मुकदमों को लेकर के? अच्छा जी, वैसे देखिए जाए तो पुलिस की लापरवाही की वजह से ये कांड हुआ है। अगर नहीं, ये तो बिल्कुल साफ नजर आया है साहब। आप देखिए कि 3 दिन तक वो लाश वहाँ पड़ी रही। नहीं अजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये, जब सुबह 8 बजे SP साहब को फोन किया था, पुलिस अधिकारियों को सबको सूचना दे दी गई कि साहब हमारी जान को हमला हो सकता है हम पर, और बार बार में फ़ोन आ रहे हैं अपराधियों के हमें जान से मारने के, फिर भी उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए इस 2-3 दिन के घटनाक्रम में ये बात तो बिल्कुल खुल करके सामने आई है कि वाकई में बड़ी शर्मिंदगी की बात है पिलोदा थाने के लिए कि उन्होंने बार बार सारी चीज़ों की, सारे घटनाक्रम की उनको जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित का पिता था, उन्होंने सीधा आरोप लगाया। हमने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया था। हाँ बिल्कुल, और जो BKS के ताऊ हैं उन्होंने तो SP साहब से बात भी की थी सुबह 8:30-9 बजे, और पहले ही बता दिया था कि साहब आज हमारे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और पिलोदा थाने को कल हमारे पास में जो सूचना आई है, रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक तो ये था कि पूरे जो पुलिस थाना है उसको हटा दिया गया है, बदल दिया गया है। लेकिन आज वहीं अभी हमारी योगेंद्र जी से बात हुई है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुकदमा दर्ज किया गया है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। हालांकि आज इन सारी उठापटक के बावजूद BKS मीणा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया उनके गाँव में, और आखिर इस कहानी का पटाक्षेप ज़रूर हुआ है। लेकिन नई चीज़ें जो निकल करके आई हैं वो भी बड़ी चौंकाने वाली है कि साहब GRP भी मुकदमे दर्ज करने की तैयारी कर रही है, और मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहला नाम तो फिर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का आएगा। लेकिन वो तो पटरी पर बैठे ही नहीं। पटरी पर तो थे, बिल्कुल आप मना नहीं कर सकते। नहीं अजय जी, वो पटरी पर समझाइश करने के लिए गए हुए थे। नहीं, बिल्कुल समझाइश करने के लिए गए थे, लेकिन BKS की माताजी बैठी थी, उसके पिताजी बैठे थे और उसकी सिस्टर बैठी थी। तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? परिवार के 5 जने के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी एक देखने वाली ज़रूर बात होगी। हालांकि इस खबर पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। बिल्कुल, हम बिल्कुल इसमें इसका अपडेट बराबर देते रहेंगे। बिल्कुल कि आखिर मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या पुलिस की आगे कार्यप्रणाली रहती है। फिलहाल पिलोदा थाने में जरूर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाँ, 150 से 200 लोगों के खिलाफ सड़क जाम करने को लेकर प्रधान के नेतृत्व में।
ये बिल्कुल। तो ये आज दिन भर की तमाम अपडेट थी। और अब जाते जाते मैं इतना सा ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है। अपने बच्चों का और बुज़ुर्गों का ज़रूर ख्याल रखें। और आपका और हमारा मिलकर के ये प्रयास होना चाहिए कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे बचाया जा सके, ना सिर्फ अपने शहर को बल्कि इस प्रदेश को और इस देश को। तो उसमें ना सिर्फ प्रशासन का या सरकार का योगदान होगा बल्कि आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक इम्पोर्टेंट खबर अपने किसानों के लिए, क्या ये पाचना बांध पर और ये महुकुला के अंडरपास पर ये क्या राजनीति होती रहेगी क्या? नहीं, इस पर भी अब सक्रिय होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और देखिए मतलब किसानों को कब तक सब्र का बांध लेगी सरकार? तो फिर कहीं ना कहीं सीधी सी बात है पदम जी, अब पाचना संघर्ष समिति के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे। उनके पास और कोई इलाज है नहीं। एमएलए साहब के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन देने का कोई कुछ समझ से कुछ परे नहीं है। नहीं, वो उस समय भी हमने ये सवाल पूछा था रामकेश जी से कि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। ये बड़े हास्यास्पद स्थिति है कि जिस सरकार को बचाने में आपने योगदान दिया, आज आप उसी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि साहब पाचना का बांध का जो पानी है वो खोल दो। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? एक बात। दूसरी बात, इन दिनों विधायक साहब कहाँ हैं? इन दिनों विधायक साहब जयपुर है। तो उनका तो हो गया होगा क्वारंटाइन वगैरह सारा कंप्लीट? अब तो कोई सूचना नहीं है इसकी, तो उनकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव शायद नहीं आई होगी। अभी सूचना नहीं है। हमारा एमएलए साहब से निवेदन है, आप सरकार में मेहरबानी करके पाचना बांध को खुलवा दो, इसका श्रेय ले लो। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और अब ज्यादा जरूरत है। एक महुकुला के अंडरपास पर एमएलए साहब ने ही मतलब क्या उसका शिलान्यास किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आपके पहले भी आप सरकार में थे और अब भी सरकार में हो, 2 साल गुजर चुके हैं। इनका समय का सदुपयोग करें जिससे जनता आपको याद रखे। और पाचना का जो मुद्दा है ना साहब, वो इसलिए अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फसल के लिए पानी की। और किसान कहाँ तक पेशेंस रखेगा साहब? किसान पूरे हिंदुस्तान का पेट भर रहा है साहब। अगर किसान अगर नहीं रहेंगे तो आप और हम लोग, ये राजनीति कहाँ से चलेगी? ये नहीं, बिल्कुल। कौन किसका पेट? किसान के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो सेकते आ रहे हैं, लेकिन उस किसान का दर्द समझना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल राजनेताओं के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए। हाँ, मुद्दे याद ज़रूर आते हैं लेकिन सिर्फ वोटों के टाइम, चुनावों के टाइम। बाकी सारे मुद्दे हवा हवाई हैं साहब। लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, किरोड़ी लाल जी ने तो साफ कहा था कि अगर लोग मुझसे बिल्कुल ये कहेंगे और आह्वान करेंगे तो मैं मेरे नेतृत्व में इस आंदोलन को बिल्कुल हवा दे सकता हूं। और मैं पाचना का जो पानी है उसको खुलवाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। विजय बैंसला जी से और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से भी हमने उस समय रिक्वेस्ट की थी जब उनका आंदोलन चल रहा था कि सर प्लीज़ पाचना की जो मांग है उसको भी आप उठाएं, क्योंकि आपके क्षेत्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन वही कहानी ढाक के 3 पाते कि सब अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के किसानों का दर्द कोई समझ ही नहीं पा रहा साहब। तो ये बात है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि दीपावली की छुट्टियों में हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे थे जो बाहर रहते थे, वो यहाँ आए थे और उन्होंने हमसे मुलाकात की। और अब शायद लगभग उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो वो सब अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने भी अपनी तरफ से पूरा मिलने का उनसे प्रयास किया था। बहुत सारे दर्शकों ने हमसे मुलाकात की थी, स्पेशली वो जो बाहर सर्विस करते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों की बदौलत है सर कि जी न्यूज़ पोर्टल लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लगातार हमारी खबरों की जो रीच है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे। आज हमसे सुबह किसी ने फ़ोन किया था मुझे, हमारे एक दर्शक ने शायद गुजरात से, और उसने हमसे पूछा था कि सर मेरा टॉप फैन का जो टैग है वो हट गया, ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बता दूं, आप जब तक खबरों को शेयर नहीं करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक आपको फेसबुक या गूगल वो जो टैग है टॉप फैन का वो नहीं देगा। ये हम नहीं देते हैं, ना ही हम हटाते हैं, ये अपना ऑटोमेटिक उनका चलता है, गूगल का और फेसबुक का, वही देते हैं आपको टॉप फैन का टैग। तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करते रहेंगे और लगातार सक्रिय रहेंगे पेज पर, तो आपको ये बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो वही बात है। बाकी आप सब जुड़े रहें हमारे पास में इसी तरह, हमारे साथ में इसी तरह, और निष्पक्षता के साथ खबरें दिखाना ये हमारा ध्येय है। कल किसी ने कमेंट किया था कि साहब आप बीजेपी की तरफदारी ज़्यादा करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस कुछ करके तो दिखाए साहब। हम तो उनकी तरफदारी करने के लिए तैयार हैं, हमें तरफदारी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ आम आदमी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी का दर्द सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर सरकार किसी की भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब उसको देना है जो सत्ता में मौजूद है। और दर्शक हमारे बारे में क्या सोचता है ये हमारे पे कोई असर नहीं होता। जो खबर
खबर है वो, बिल्कुल खबर है। और जी न्यूज़ पोर्टल हर खबर लाइव दिखाता है। हम रिकॉर्ड वीडियो में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं साहब, तो इस बात का ख्याल रखिए कि हमें कोई लेना देना नहीं है। जो दिखाते हैं वो सिर्फ आपकी दिखाते हैं, आम आदमी की दिखाते हैं। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आम आदमी को चाहिए साहब, और उन्हीं की खबरें हम आपको दिखाते हैं। आज आप देख लीजिए 3 महीने से गंगापुर सिटी की क्या दुर्दशा है, गंदगी के ढेर पर बैठा है और क्या दुर्दशा है। रोड लाइटें धीरे धीरे गुल होती जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं अच्छा है। जी, 4 महीने से ऊपर हो गया, उनका पेमेंट नहीं मिला और 20 दिन से हड़ताल चल रही है उनकी। बिल्कुल ठीक करने वालों की। तो ये दिन भर की आज तमाम खबरें थी और लगातार पदम जी आज कोई लाइव भी आपने नहीं दिखाया था शायद? आज नहीं। हाँ, तो ये तमाम खबरें थी और इसी तरह नई अपडेट आपको देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।